नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। पार्वती, काली सिंध, चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है, जिस परियोजना के माध्यम से न केवल राजस्थान के 23 जिलों बल्कि मध्य प्रदेश के भी लगभग 12 जिलों की सिंचाई आवश्यकताओं के साथ साथ पेयजल की आपूर्ति और औद्योगिक उपयोग के लिए जल आपूर्ति को भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। इसी परियोजना के एक भाग के रूप में बनास नदी पर डुंगरी बांध भी प्रस्तावित है। इस डुंगरी बांध के माध्यम से रणथंभौर बाघ रिजर्व का लगभग 37 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जलमग्न हो सकता है और उसके जलमग्न होने से जंगली जानवरों की आवाजाही और उनका आवासीय संपर्क भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होने की उम्मीद है। यही कारण है कि संरक्षणवादियों ने इस परियोजना को लेकर के चिंता जाहिर की है और ये कहा है कि जब भी इस तरह की परियोजनाओं का निर्माण हो तो हमेशा उच्च मूल्य वाले जंगली क्षेत्रों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को विशेष तौर से ध्यान में रखना चाहिए, ताकि उन पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को सीमित किया जा सके। ये परियोजना क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है और किस प्रकार से ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है, आज इन सभी मुद्दों पर इन फोकस के प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन पक्षों पर बात होगी। सबसे पहले हमें खबर को विस्तार से जानना है। सामान्य तौर से हमने खबर को जान लिया है, इसलिए हम सीधे तौर पर जानेंगे कि ये पार्वती, काली सिंध, चंबल, ईस्टर्न राजस्थान यानी पूर्वी राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट यानी नहर परियोजना वस्तुतः है क्या। इसके बाद देखेंगे कि इस परियोजना के माध्यम से या इस परियोजना के एक भाग के रूप में प्रस्तावित डुंगरी बांध का किस प्रकार से रणथंभौर टाइगर रिजर्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, किस तरह की संरक्षण संबंधी चिंताओं को ये उजागर करता है, क्या परियोजना का मूल्यांकन किया गया और परियोजना का मूल्यांकन किया गया तो उसमें किस तरह की बातें थी, क्या अन्य परियोजनाओं से भी कुछ टाइगर रिजर्व पुराने समय में या भविष्य में प्रभावित हो सकते हैं, उन पर भी एक नजर डालने का प्रयास करेंगे। पर्यावरणीय मंजूरी किस प्रकार से इन परियोजनाओं को प्रदान की जाती है और विशेषज्ञों की क्या सिफारिशें हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे और इसी के अंतर्गत कंपनसेटरी भूमि को प्रदान करने का मुद्दा भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 और 3 से जुड़ेगा। 1 से इसलिए जुड़ जाएगा क्योंकि इसमें भूगोल संबंधी कई मुद्दे आ जाते हैं और 3 से इसलिए जुड़ जाएगा क्योंकि इस परियोजना का आर्थिक प्रभाव होने के साथ साथ पर्यावरणीय प्रभाव भी है, तो 3 से भी ये जुड़ जाएगा। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इन प्रोग्राम से आप जुड़े, इनका लाभ उठाएं। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अब खबर हमने जान ली है, लेकिन सामान्य तौर से आप इस परियोजना के बारे में जानेंगे तो आपको सही तरह से ये पता होना चाहिए कि चंबल नदी, इसके साथ काली सिंध नदी, पार्वती नदी और बनास नदी की पोजीशन क्या है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो चंबल नदी है, आप ये राजस्थान के, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश के लगभग दक्षिण से निकलती है और इस प्रकार से होती हुई एक यमुना की सहायक नदी के रूप में यहाँ पर यमुना में मिल जाती है। इसके अलावा काली सिंध नदी भी इसके पास से आप ये कह सकते हैं कि दक्षिण मध्य प्रदेश से निकलते हुए इस प्रकार से चंबल नदी में मिल जाती है। तो चंबल नदी की एक सहायक नदी काली सिंध नदी है। उसी प्रकार से पार्वती नदी भी यहां से निकलती है और ये भी चंबल में यहां पर मिल जाती है। अगर हम बनास नदी की बात करें तो बनास नदी राजस्थान से इस प्रकार से होते हुए यहां पर चंबल नदी में मिल जाती है। मध्य प्रदेश में एक इंटरलिंक रिवर लिंक परियोजना पर चर्चा की गई थी और उसको धीरे धीरे मंजूरी प्रदान करने की प्रक्रिया लगातार चल रही थी और वो क्या थी, वो काली सिंध, पार्वती और चंबल नदी के माध्यम से मध्य प्रदेश के कई जिलों की पानी संबंधी आवश्यकताओं, पेयजल संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने से संबंधित थे। इसी प्रकार से राजस्थान में भी 2017 में एक परियोजना प्रस्तावित की गई थी, आप कह सकते हैं उस परियोजना की परिकल्पना की गई थी, जिसको हम कहते हैं पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। अब इन दोनों को, यानी जो ये इंटरलिंक परियोजना है या रिवर लिंक परियोजना है और पूर्वी राजस्थान जो नहर परियोजना है, इन दोनों को आपस में अंतर संबंधित कर देते हैं तो हमारे सामने आती है पार्वती, काली सिंध, चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसके माध्यम से राजस्थान के साथ साथ राजस्थान के 23 जिलों के साथ साथ मध्य प्रदेश के लगभग 1 दर्जन जिलों की पेयजल की आवश्यकताओं को पूर्त किया जाएगा और उसके अलावा सिंचाई के
सिंचाई की आवश्यकताओं और औद्योगिक उपयोग के लिए जितनी भी जल की पूर्ति की आवश्यकता होगी उसको पूरत करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये पूरी परियोजना है, लेकिन इस परियोजना पर एक लगातार सवाल खड़ा हो रहा है। वो सवाल क्या है? वो सवाल आप देख लीजिए। आप ये देख सकते हैं कि बनास रिवर इस प्रकार से यहां चंबल में मिलती है और इस पर यहां एक डुंगरी बांध प्रस्तावित है इस पूरी परियोजना के अंतर्गत। ये डुंगरी बांध कहां पर पड़ता है? ये जो एरिया आप देख रहे हैं हरे क्षेत्र का, ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व बाघ अभ्यारण्य का क्षेत्र है। इस बाघ अभ्यारण्य में रणथंभौर नेशनल पार्क और कैला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य भी आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रणथंभौर बाघ रिजर्व के दोनों हिस्से, इस बांध से इधर का हिस्सा भी और इधर का हिस्सा भी, जो कि लगभग 37 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पड़ता है, ये जलमग्न होने की संभावना है। और अगर ये जलमग्न होगा तो यहां से और इधर से जानवरों की आवाजाही इससे नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है और उनका जो आवासीय संपर्क है वो भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। विशेष तौर से आप ये जानते हैं कि ये बाघ अभ्यारण्य है और यहां पर रणथंभौर जो बाघ अभ्यारण्य है उसमें कितने टाइगर हैं वर्तमान में? 57 टाइगर है। आप ये भी जानते हैं कि जो बाघ है ये अपने आप में कीस्टोन प्रजाति मानी जाती है और कीस्टोन प्रजाति का मतलब है कि उस क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र में, इकोसिस्टम में उसकी केंद्रीय भूमिका है। अगर उस पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उस पूरे क्षेत्र का इकोसिस्टम नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। इसलिए कीस्टोन प्रजातियों के संरक्षण की विशिष्ट आवश्यकता है और भारत में बाघों के संरक्षण की दिशा में ये एक विशेष दृष्टिकोण भी आप समझ सकते हैं कि बाघों का संरक्षण कितना जरूरी है उनके एक कीस्टोन प्रजाति होने के कारण उस पूरे क्षेत्र के इकोसिस्टम को बनाए रखने के अंतर्गत। तो अपने आप में ये परियोजना के माध्यम से एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि इस परियोजना का नकारात्मक प्रभाव रणथंभौर टाइगर रिजर्व में जानवरों की आवाजाही पर पड़ सकता है, विशेष तौर से बाघों की आवाजाही पर पड़ सकता है। चंबल, पार्वती और काली सिंध के बारे में थोड़ा सा परिचय हासिल कर लेते हैं। चंबल मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, भिंड, मुरैना से होती हुई राजस्थान में पहुंचती है। इसी प्रकार से पार्वती जो नदी है, जिसको हम आप ये देख सकते हैं, जो पार्वती नदी है, इसको पार्वती और पार्वती दोनों लिखा जाता है, इससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती है और यहां से गुना और फिर राजस्थान में प्रवेश करके सवाई माधोपुर के पाली गांव के पास चंबल में मिलती है। इसी प्रकार से जो काली सिंध नदी है ये मध्य प्रदेश के देवास जिले के बागली गांव में विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है और राजगढ़ से होते हुए राजस्थान पहुंचती है और चंबल में मिल जाती है। ये सामान्य जानकारी हुई। अब इस परियोजना के बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। परियोजना का पूरा नाम क्या है? पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना इसका पूरा नाम है। एक प्रमुख नदी लिंक सिंचाई परियोजना के रूप में आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के लगभग 1 दर्जन जिलों यानी 11-12 जिलों को और राजस्थान के लगभग 23 जिलों को ये क्या प्रदान करेगी? पेयजल की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी, उनके औद्योगिक उपयोग के लिए जल की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी और सिंचाई के लिए भी बड़ी मात्रा में मदद करेगी। और इसका जो लाभ है वो लगभग 3 करोड़ 45 लाख लोगों को यानी लगभग 3.5 करोड़ लोगों को मिलने की उम्मीद है। इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य यही है कि जो चंबल नदी बेसिन है, ये सारी नदियों पर जितनी भी हमने बात की है सारी चंबल नदी की सहायक नदी है। तो चंबल नदी बेसिन में जो अतिरिक्त पानी है उसका प्रयोग सिंचाई के लिए किया जा सके, पेयजल के लिए किया जा सके, औद्योगिक उपयोग के लिए किया जा सके, इन सब के लिए इस पानी को चैनलाइज किया जा सके, यही इस पूरी परियोजना का महत्वपूर्ण रूप से उद्देश्य है। परियोजना में बनास नदी पर डुंगरी डैम के भी निर्माण का प्रस्ताव है। डुंगरी बांध बनाया जाएगा। इससे रणथंभौर टाइगर रिजर्व के कुछ हिस्से जलमग्न होने की उम्मीद है और इसलिए संरक्षणवादियों ने लगातार इस पर सवाल खड़े किए हैं। इस परियोजना का जो पहला चरण है उसमें डुंगरी डैम के साथ साथ 5 बैराज का भी निर्माण किया जाएगा, जिसमें से एक बैराज रामगढ़ बैराज है और रामगढ़ बैराज से डुंगरी डैम तक एक जल परिवहन प्रणाली का भी निर्माण होगा। इसके अलावा जो इसरदा डैम है उसका भी नवीनीकरण किया जाएगा और इस पहले चरण की जो समाप्ति है, पहले चरण की जो पूरा होने की उम्मीद है वो वर्ष 2028 तक है। तो इस परियोजना के बारे में सामान्य बात हुई। अब हम देखते हैं कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व पर बाघ अभ्यारण्य पर इसका किस प्रकार से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसका जो कुछ कुल जलमग्न क्षेत्र है इस पूरी परियोजना का, वो राजस्थान में कितना पड़ता है? 408.86 वर्ग किलोमीटर का पड़ता है, जिसमें से 227 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है वो डुंगरी डैम के अंतर्गत आएगा। डुंगरी डैम का जो जलाशय है उसके द्वारा कवर होगा 227 वर्ग किलोमीटर का
और इस 227 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में से लगभग 33.303 वर्ग किलोमीटर जो ये क्षेत्र है, इसके जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व का क्षेत्र है लगभग 37 वर्ग किलोमीटर का, वो इसके माध्यम से जलमग्न होने की उम्मीद है। और आप ये भी जानते हैं कि जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो 1113 वर्ग किलोमीटर का आता है। और इससे जो टाइगर रिजर्व है रणथंभौर का, वो दो हिस्सों में विभाजित होने की उम्मीद है। जंगली जानवरों की आवाजाही को वो नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा और यही कारण है कि इस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये सामान्य जानकारी हुई, आगे टॉपिक में बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि हमारी दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस नोएडा में शिफ्ट हो चुकी हैं। नोएडा में हमारे दो महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ हो रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि एक प्रारंभ हो चुका है और एक प्रारंभ होने वाला है। हिंदी माध्यम का बैच 16 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा आईएसजीएस फाउंडेशन का, और उसकी टाइमिंग होगी सुबह 11:30 बजे। उसी प्रकार से जो अंग्रेजी माध्यम का बैच है ये प्रारंभ हो चुका है, लेकिन इसमें एडमिशन आप अभी भी ले सकते हैं। और एडमिशन लेने के लिए आपको 8750187501 पर कॉल करना है, अपने एडमिशन को सुनिश्चित करना है। इसके अलावा 16 जनवरी 2025 को जयपुर में भी आईएसजीएस फाउंडेशन बैच हिंदी माध्यम का प्रारंभ हो रहा है, जिसकी टाइमिंग होगी शाम को 5:30 बजे। इसके लिए भी आप 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं, अपना एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और अब कुछ संरक्षण संबंधी सामान्य चुनौतियों को देख लेते हैं जो इससे बाहर निकल करके आती है। वो किस तरह की संरक्षण चुनौती है? एक है आवासीय कनेक्टिविटी का। आपने देखा कि इस प्रकार से जो प्रस्तावित बांध है, जिसको डुंगरी बांध के नाम से जानते हैं, वो रणथंभौर टाइगर रिजर्व को दो हिस्सों में विभाजित कर सकता है और वहां की आवासीय कनेक्टिविटी को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर उसको नुकसान पहुंचाएगा तो अभी आपको बताया था कि जो बाघ है वो एक कीस्टोन प्रजाति है, जो कि पूरे क्षेत्र के इकोसिस्टम को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है अगर बाघों को किसी प्रकार का नुकसान होता है। और बाघों को अगर नुकसान होता है और उससे पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो वहां की जैव विविधता भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी, जैविक उत्पादन क्षमता भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी, और इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो प्रस्तावित डैम की ऊंचाई है वो 39 मीटर है और लंबाई उसकी होगी 1.6 किलोमीटर। इसलिए विशेषज्ञों ने जलाशयों के डिजाइन में उच्च मूल्य वाले वन क्षेत्रों को बचाने की आवश्यकता पर जोर दिया है, ताकि पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम पर कम से कम प्रभाव पड़े। अब यहां पर एक शब्द आ जाता है जिसको हम उच्च मूल्य वाले वन क्षेत्र कहते हैं। उच्च मूल्य वाले वन क्षेत्रों को किस प्रकार से आप प्रभावित करेंगे, किस तरह से आप परिभाषित करेंगे? इनका सीधा सा मतलब है ऐसे वन क्षेत्र जिनकी जैव विविधता, जिनमें जैव विविधता के साथ साथ जिनका सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य बहुत ज्यादा हो, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य ज्यादा हो, यानी समाज के आजीविका को भी प्रभावित करने में सक्षम हो, उनका समाज की आजीविका भी इससे चलती हो, लाइवलीहुड चलता हो, और साथ ही इसमें सेक्रेड वन जो कि एक पूजनीय वन के रूप में वहां के समुदायों द्वारा पूजे जाते हैं, इस तरह के वन भी उपस्थित हो, यानी इनका सांस्कृतिक मूल्य भी हो। इसके अलावा जैव विविधता के दृष्टिकोण से भी इनमें वन्य जीव और पौधों की और अन्य प्राणियों की विविधता पाई जाती हो, और पूरा का पूरा ये सारा मिलकर के उच्च मूल्य वाले वन क्षेत्रों को के रूप में परिभाषित हो जाता है। इस प्रकार से वन्य जीवों पर प्रभाव के बारे में बात करें तो परियोजना जानवरों, विशेष रूप से बाघों की गति और प्रसार को प्रतिबंधित कर सकती है, उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है, क्योंकि जलमग्न क्षेत्र उनके आवासों को प्रभावित करेगा। तो इस प्रकार की चिंताएं अभिव्यक्त की गई हैं संरक्षण से संबंधित। परियोजना के मूल्यांकन की बात करें तो राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का मूल्यांकन करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि जलमग्न क्षेत्र को कम से कम किया जाए। यदि जलमग्न होना अनिवार्य है तो अतिरिक्त वन भूमि को एकीकृत करने की कोशिश की जाएगी। ये भी इस प्रकार के सुझाव आए हैं। इसका मतलब क्या है कि संरक्षणवादियों ने ये कहा है कि कम से कम वन क्षेत्र प्रभावित हो, ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। और जब इस परियोजना का मूल्यांकन करने के लिए आगे रिपोर्ट जाएगी तो उसमें सुनिश्चित करना चाहिए कि वन भूमि का कम से कम क्षेत्र प्रभावित हो। अगर कुछ वन भूमि फिर भी प्रभावित होती है तो उसके लिए जरूरी है कि यहां जितनी वन भूमि प्रभावित हो रही है उससे 2 या 3 गुना वन भूमि को इस क्षेत्र में इंटीग्रेट किया जाए, यानी
एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि समायोजित किया जाए ताकि उसको कंपेंसेट किया जा सके। ये जो संरक्षणवादी है उनके द्वारा सुझाव सामान्यतः दिया गया है और यही कहा गया है कि अतिरिक्त वन भूमि को इसके साथ एकीकृत करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अन्य प्रभावित टाइगर रिजर्व का जो अप्रोच है उसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि क्या इस प्रकार के और उदाहरण हैं रणथंभौर टाइगर रिजर्व के अलावा जहां पर किसी भी प्रकार की परियोजना से टाइगर रिजर्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है? निश्चित रूप से है। 2 टाइगर रिजर्व ऐसे हमारे ध्यान में आते हैं। रणथंभौर तीसरा टाइगर रिजर्व है जो आगामी जलाशयों के कारण अपनी भूमि को खो सकता है। इससे पहले 2 टाइगर रिजर्व हैं जिनकी संभावना है कि वो अलग अलग परियोजनाओं के कारण अपना क्षेत्र खो सकते हैं और एक है पलामू टाइगर रिजर्व जो कि झारखंड में 10.07 वर्ग किलोमीटर भूमि खो सकता है। किसके कारण? उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के कारण। इसके अलावा पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में 41.41 वर्ग किलोमीटर भूमि खो सकता है केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण। लेकिन यहां पर एक बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि जितनी भूमि खोई जा रही है उसके 2 या 3 गुना भूमि को, वन भूमि को इंटीग्रेट करने की आवश्यकता है और पन्ना टाइगर रिजर्व में ऐसा किया गया है जहां पर जिस प्रकार से पन्ना टाइगर रिजर्व पर केन बेतवा नदी लिंक परियोजना का प्रभाव पड़ा, नकारात्मक प्रभाव पड़ा, तो पन्ना टाइगर रिजर्व में अतिरिक्त भूमि को इंटीग्रेट किया गया है ताकि इस नकारात्मक प्रभाव को सीमित किया जा सके। और इसी तरह के प्रयास या इसी तरह के सुझाव रणथंभौर टाइगर रिजर्व के संदर्भ में भी हमारे सामने आए हैं। अगर पर्यावरणीय मंजूरी और विशेषज्ञों की सिफारिशों की बात करें तो राजस्थान ने 2018 में पूर्वी राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरणीय मंजूरी के लिए आवेदन किया था और विशेषज्ञों की समीक्षा समिति ने वन्य जीवों पर होने वाले प्रभावों को रेखांकित भी किया था। 2019 में विशेषज्ञ उप समिति ने डैम साइट का दौरा किया और प्रस्ताव दिया कि ये जो नजदीकी वन्य जीव अभ्यारण्य है उसके पास एक उपयुक्त क्षेत्र पहचाना जाए ताकि टाइगर रिजर्व का जो कोर क्षेत्र है वो बिल्कुल सुरक्षित रहे, उस पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े, उस पर किसी नेगेटिव तरीके से प्रभाव न पड़े। कंपेंसेटरी भूमि के बारे में सामान्यतः हमने चर्चा कर ली है, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं उसको। संरक्षणवादियों का सीधे तौर पर कहना है कि यदि जलमग्न होना अनिवार्य है भूमि का तो प्रतिस्थापन भूमि की पहचान की जानी चाहिए और यह भी जोर दिया उन्होंने कि उच्च मूल्य वाले वन क्षेत्रों विशेष रूप से टाइगर रिजर्व जैसे रणथंभौर टाइगर रिजर्व को डैम डिजाइन करते समय बचाना चाहिए। परियोजना की निर्माण करते हुए ही इस तरह की चीजों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। एक्सपर्ट्स के अनुसार यदि जलमग्न होना भूमि का अनिवार्य है तो खोई हुई भूमि की प्रतिपूर्ति दोगुना होनी चाहिए और यह टाइगर रिजर्व के पास उसके नजदीक ही होना चाहिए। यह भी संरक्षणवादियों का एक महत्वपूर्ण सुझाव है। तो ये पूरा मुद्दा था। अब इसमें सरकार क्या निर्णय लेती है वो भविष्य में देखने वाली बात होगी। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? डुंगरी डैम किस नदी पर प्रस्तावित है? आपके ऑप्शन है चंबल नदी, बनास नदी, पार्वती नदी या कालीसिंध नदी। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।